इस समय मेरे साथ है भूपा स्वामी जी, और अगर मैं कहूँ तो आश्रम में ना उन्होंने भोकाल किया है ना भूचाल मचाया है, बल्कि उन्होंने जो है बाबा जी के पीठ पे छुरा ही घोंप दिया है। ये तो कहना गलत नहीं होगा ना चंदन जी? ये एक्चुअली बहुत आपने कहा छुरा घोंप दिया। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि दो दोस्तों के बीच में तकरार तो चलती रहती है। अब क्योंकि सिनेमा शुरुआत बाबा जी ने की थी, हाँ, और सिनेमा है, दोस्तों के बीच में तकरार चलती रहती है, तो सिनेमा तो थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो बस उतना ही है, कहानी का जो लेखक ने सोचा वो हुआ। और पर मुझे लगता है कि लोगों को जितना इन दोनों दोस्तों की दोस्ती यारी पसंद आई थी, उतना ही तकरार भी पसंद आएगा। तो वैसा है। मैं चंदन जी से यही कह रही थी कि जो मोस्ट शॉकिंग वैल्यू था वो मुझे इस सीज़न में पार्ट 2 में ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दो दोस्तों में इस तरह से भी होगा, और शायद पम्मी ने भी नहीं किया था, और इसीलिए उसने वो गेम भी खेला। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि भोपा बेचारा भी जब सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वगैरह डालो ना, लोग बड़े ही त्रसित हैं कि भोपा के साथ ऐसा कैसे हो गया। हाँ। एक उसका शुद्धिकरण हो गया, लड़की ने भी दगा दे दिया, कहीं का ना रहा, तो उसने फिर गेम पलटा और वो बाबा बन गया। बट आई थिंक कि भोपा की ज़िंदगी का जो हुआ, जो भी हुआ, आई थिंक इन दोनों की वजह से पम्मी का उसको अपना रिवेंज लेना था, उसको अपना बदला लेना था। बाबा जी थोड़े से बहक जाते हैं थोड़े में ही, तो इसके जो सबसे ज़्यादा जुर्माना जो चुकाना पड़ा वो भोपा को चुकाना पड़ा। यस। तो आई थिंक वो ऑडियंस को बहुत टच कर गया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे ये भी लिखा, ज़्यादातर लड़कियों ने लिखा कि आपके कैरेक्टर से तो हम बहुत नफरत करते थे कि आप इतने ख़राब आदमी थे, लेकिन जिस तरह से आपके साथ हुआ, हाँ। और फिर आपने जिस तरह से पम्मी को मतलब प्यार में आप पागल हो गए, और एक रियल लव जो होता है, yes. जब आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं, उसकी जो फीलिंग है ना, वो लोगों वो किरदार में दिखा और लोगों को वो बहुत पसंद आया। yes. कि एक खूंखार आदमी भी इतना प्यार कर सकता है, क्योंकि भोपा एक्चुअली वैसे औरतों के साथ कभी बदतमीजी या बदसलूकी उसी पे आ रही थी एक्चुअली, कि भोपा के लिए जो रिस्पेक्ट है और एक सिंपैथी फैक्टर, वो एक सीन से बदल जाती है, वो गाड़ी वाले सीन से। और उसके वो 4 डायलॉग्स जो है वो ऐसा टच कर जाते हैं कि मतलब उसे प्यार था, और वो कुछ भी कर ले लेकिन अपने प्यार के साथ अभी भी गलत नहीं होने दे रहा है। तो वो बाबा निराला से ऊपर उसी समय बन जाता है एज अ ऑडियंस की नज़र में। तो मुझे लगता है कि वो सीन आपने जिस कन्विक्शन के साथ किया है, मतलब आपको रिवेंज भी लेना है, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ, आपके साथ बगल की सीट में बैठी है, तो मेरे लिए सारे सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग सीन वो था, अगर मैं कहूँ तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? एक्चुअली जो सीन आप कह रही हैं वो मतलब शो का अगर हाईलाइट बन रहा है, तो एक चीज़ बहुत काबिल तारीफ़ है कि दुनिया में ना प्यार की कमी है। तो जब किसी को प्यार दिखता है या कोई प्यार का एहसास होता है ना, इट्स लाइक जैसे खून में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है, आप एक यूफोरिया होता है जब आप को प्यार हो जाता है किसी से। अगर आपके घर कोई बच्चा हो, आपका खुद का बेटा हो, बेटी हो, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो औरत हो मर्द हो, तो जिस तरह का यूफोरिया एक होता है ना, वो ऑडियंस को ह्यूमन, इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन इमोशन। और एक शो आश्रम जो इतना खूंखार शो है, जहाँ पे इतने सारे ये दोनों लोग एक तरह से उठाए गिरे हैं, एक तरह से मतलब गलत इंसान है, और जो लोगों के साथ गलत करते हैं, लेकिन जब प्यार होता है और ऑडियंस को सब मतलब प्यार में सब माफ़ हो जाता है। yes, yes. अगर आप, so I think everything in this world you can treat with love and you can see the result. Yeah. You know. True. So I mean I'm happy that प्रकाश जी ने ये सीन सोचा और लिखा, और वो लोगों को इतना मतलब इन सब इतने कुछ होने के बावजूद वो एक सीन लोगों को इतना पसंद आया, जहाँ पे सिर्फ कॉन्वर्सेशन है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पम्मी के साथ आपने जो कुछ किया उसके लिए ऑडियंस अगर आपको जिम्मेदार मानती थी, तो पम्मी का एक जो डायलॉग है मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारी जो प्यार की गर्माहट है मुझे फील होती थी, मैं अंदर नहीं उतरने देती थी। तो वो ही आपको माफ़ कर देती है, तो ऑडियंस वो ग्रजेस फिर भूपा स्वामी के लिए रखता नहीं है। राइट? जी। और वो एक्चुअली वो काफ़ी मशहूर हो गया, वो रील भी काफ़ी उसके बने। जैसे 1-2 रील जो भोपा और पम्मी के, जैसे एक है जहाँ पे भोपा उसका छुप के उसको देखता है,
और आँख बचा के नज़र चुरा के पम्मी को इधर उधर जाते हुए देखता है। वो बहुत ही क्यूट एक किसी ने रील बनाया है, और वो मैं देख रहा था उसके कुछ करोड़ों लोगों ने उसको देखा है, और तो इसका मतलब कि ये करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। मतलब वो जो एक्चुअली पम्मी जैसे भोपा नज़रें मिला के छुप छुपा के पीछे पीछे उसका जाना, इट्स सो क्यूट क्योंकि इतना ऑडियंस को क्या पसंद आया भोपा का ये चाल की एक आदमी इतना खूंखार आदमी कैसे प्यार के वश में आके आदमी यू नो यू बिकम अ फूल इन लव, एंड दैट वाज द अप्रोच आई टुक फॉर प्लेइंग द पार्ट ऑल्सो। यू बिकम अ फूल इन लव, यू नो, नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, हाउ बिग यू आर, बट व्हेन यू आर इन लव, मतलब वो एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि प्यार की एक बहुत बड़ी कहावत है ना कि एक मुझे याद आ रही है। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। You don't fall in love, you rise in love। तो आपका कैरेक्टर उस पम्मी के प्यार में राइज करता है। क्या बात है, he rises in love no matter how खूंखार and how dangerous he is, and that's what audience like. You know, there was this one reel which somebody created. I really want to thank him or her. That there is this one thing where Bopa is following Pammi and is in love. He's smitten by her. And ये छुप छुप के, और वहाँ पे एक जगह उसका फ़ोन भी आ जाता है। वो एक बहुत बड़े कुछ हज़ारों लोगों को अटेंड कर रहा है, और वहाँ उसका फ़ोन बज जाता है मिसिंग यू करके, और थोड़ा सा ना उसकी ज़बान फिसल जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना लोगों को बड़ी पसंद आई कि यार एक आदमी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर सकता है। सो एंड इवन दैट वन सीन यू आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इट बिकॉज जो लिखता है राइटर इस तरह के सीन सोचता है कि इतना पावरफुल डेंजरस आदमी का एक दूसरा साइड दिखाना, और एज एन एक्टर मुझे वो मौका मिला ये सीन करने का, और आई विल कई बार क्या होता है कि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हेल्प्स यू डू अ सीन लाइक दैट, यू नो। वेरी ट्रू। और उसके बाद सनोवर के पापा का ये कहना कि या मुझे मालूम है कि तुम कैसे हो, तो और क्लीन चिट मिल जाती है आपको, राइट? क्योंकि वो बोलता है कि सनोवर को नहीं छूना है, हाँ, क्योंकि मैंने अपना जबान दी है। He is a man of actually value and this thing, you know. So one thing positive one has to learn about Bhopa. One thing positive one has to learn about Bhopa is that, you know, to run a business, you have to be true to your value. You have to keep your word. Honesty, sincerity, ये सब उसमें कूट के भरा हुआ, इसलिए वो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, है ना? तो जब आपको इस कैरेक्टर का नाम पता चला था भूपा, तो आपको लगा कि क्या नाम है भूपा, मतलब इतना दमदार कैरेक्टर, क्योंकि हम किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को उसके नाम से सबसे पहले अच्छा, तो वो वेटेज दिखा था आपको इस कैरेक्टर में? हाँ, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा था और प्रकाश जी से मिलने गया था, तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैड रेड इन अ लॉन्ग टाइम इन टर्म्स ऑफ माई रोल ऑल्सो, कि मैंने उससे पहले जितनी फिल्में की हैं, इस बार जो आश्रम में जो भी मैजिक हुआ है ऊपर वाले की देन है, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे को एक्टर्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक। जो भोपा को जो प्यार और स्नेह मिला है उसका कारण ये है कि वो रोल इतना अच्छा लिखा हुआ था और दमदार था, और पहली बार मैंने इसको पढ़ के अपने मैनेजर को फ़ोन करके यही बोला था कि यार बहुत दिनों बाद मुझे जो चाहिए था वो मिला है जिसमें मैं खेल सकता हूँ, है ना? क्योंकि जनरली क्या हो रहा था कि मैं काम तो अच्छा ही करता हूँ, ऊपर वाले की देन है, मेरे को डायरेक्टर्स भी अच्छे मिले, लेकिन सिनेमा में क्या होता है कि आपकी एक फिक्स्ड एक टेन्योर रहता है, मतलब एक रोल का किरदार का एक लेंथ और टाइम होता है जिसमें आप पूरा ग्राफ पेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, मुझे पूरा मौका मिला, मतलब अगर आप 4 सीज़न में इतने सारे एपिसोड, मतलब ऑलमोस्ट 400 घंटे, 40 टू 10 एक घंटा, मतलब 40 घंटा, सॉरी 30-40 घंटा उसका ग्राफ पेंट करने का आनंद, मज़ा ही अलग है। यस, तो वो हुआ मेरे साथ। आपने जैसे कि कहा कि बहुत सारे डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, आपने इम्तियाज़ अली, राकेश और प्रकाश मेहरा, विशाल भारद्वाज, तो कहा जाए अडवाणी, सुभाष घई, राजा मेनन, नंदिता दास, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहुत लोगों के साथ काम किया। तो ये ऐसे नाम है जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फिल्म्स अपने आप में ही माने जाते हैं कि अगर आपने इनके साथ काम किया आपको किसी और इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा आपने किस फिल्म के सेट पर सीखा? एक्चुअली ना मैंने थोड़ा सबसे कुछ ना कुछ सीखा। हर डायरेक्टर, जो विशाल जी हो, इम्तियाज़ हो, सुभाष जी हो, निखिल अडवाणी हो, बुद्धदेव दास गुप्ता, नंदिता दास, राजा मेनन, हर आदमी में ना कुछ एक चीज़ होती है एक डायरेक्टर में, निर्देशक में, जिसको
जिसकी वजह से वो ग्रेट बनता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा सर, जब मेहरा सर मेरे पहले डायरेक्टर थे, जब उनके साथ मैंने काम किया था तब मैं बहुत छोटा था, 20 साल का था। रोल भी आपका था? हाँ, रोल छोटा था, लेकिन वो मेरे लिए फिल्म स्कूल था, क्योंकि उस सेट पे आमिर खान होते थे, वहीदा रहमान होती थी, अतुल कुलकर्णी, के रैना, सोहा अली खान, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर और सब बड़े बड़े दिग्गज, मोहन आगाशे। उनको सिर्फ देखना इतने पास से और कैसे कैरेक्टर, और मैं तब मैं बस बेसिक थिएटर कर रहा था, मैंने नाटक वगैरह छोटे मोटे रोज़ करता था, तब उनको देख के मुझे सीखने का मौका मिला। फिर मैं विशाल जी के साथ जुड़ा, फिर जो भी अलग अलग नाम, अब विशाल जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनका काम करने का अंदाज़ बहुत सुरीला है। वो नोट्स, वो बीट पे बहुत आपको जब समझाते हैं तो बीट होता है, एक सुर होता है, एक ताल होती है, हाँ। उस पे काम करते हैं। इम्तियाज़ थिएटर से है, वो खुद इतना उन्होंने रंगमंच किया है, तो वो जब एक्टर के साथ काम करते हैं तो खुद मॉनिटर की वो वहीं बैठ के देखते हैं। जैसे अगर आप और मैं सीन कर रहे हैं तो इम्तियाज़ यहीं कहीं बैठे होंगे, वो मॉनिटर पे दूर नहीं बैठे होंगे, वो एक्टर के साथ इतने पास से कनेक्ट करते हैं, वहीं बैठ के देखते हैं। सुभाष जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स इन इंडियन सिनेमा, उनका जो पटकथा लेखन है, जो वो किस तरह से इम्प्रोवाइज़ करते हैं, वो सीखा मैंने उन्होंने। कि उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन्होंने इतनी छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ मुझे सुनाई, जो मतलब सीखने लायक चीज़ें हैं। जब वो FTI से निकले थे, एक्टर बनना चाहते थे, किस तरह से वो राइटर बने। सो आज सुभाष घई जो लेजेंड बने, क्योंकि वो पैशन, उनको एक्टिंग में रोल नहीं मिला तो डायरेक्टर बने, लिखा उन्होंने, छोटी छोटी फिल्में लिखी, उसके बाद उनको बड़ी फिल्मों का, उन्होंने पहली फिल्म जब कालीचरण बनाई, फिर विधाता बनाई और कर्मा बनाई, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, बड़े बड़े सितारों के साथ। तो उनकी जो जर्नी है वो देखा मैंने, उनको सुना। निखिल अडवाणी इज़ टेक्निकली ब्रिलियंट, वो इतना सा शूट करेंगे, फिर उनका जो जिस तरह से कैमरा लगाते हैं वो इतने पारखी हैं, मतलब छोटे छोटे शॉट्स में वो खेलते हैं। डी-डे, हाँ, डी-डे, ही इज़ वेरी टेक्निकली ब्रिलियंट, यू नो। तो ऐसे हर डायरेक्टर, बुद्धदेव दास द कम्प्लीटली आर्ट हाउस सिनेमा, वो लंबे लंबे टेक्स लेते थे थिएटर की तरह। नंदिता दास ऑन सेट, नंदिता जी वॉज लाइक अ मदर, यू नो, लाइक अ वुमन डायरेक्टर। जो महिला निर्देशिका होती हैं ना, उनके साथ काम करने में इतना आनंद आता है कि उनके अंदर एक स्नेह होता है, एक वात्सल्य रस होता है, जिस तरह से वो एक्टर्स को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, सेट पे दूसरे लोगों से जो बात करते हैं, वो सुर ऊपर लगता ही नहीं है उनका कभी, है ना। रुचिका ओबेरॉय एक और डायरेक्टर है, लेडी डायरेक्टर, इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, आइलैंड सिटी। सो आई एम नॉट रॉन्ग, वो प्रकाश जी के साथ थी ना पहले रुचिका? आई थिंक वो अलंकृता थी शायद, अलंकृता श्रीवास्तव, जिन्होंने बुरखा वो बनाई थी। रुचिका FTI से है, उन्होंने आइलैंड सिटी बनाई थी, इसमें मैंने को एक उन्होंने रोल दिया था, और उसमें तनिषा चैटर्जी में थी। सो सारे डायरेक्टर के साथ थोड़ा थोड़ा बहुत सीखा मैंने। बट वन थिंग कॉमन अबाउट एवरीथिंग इज लाइक फिल्म मेकिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड यू ओनली नीड पैशन, बिकॉज इट्स अ वेरी लोनली जर्नी। एक लेखक पहली जब फिल्म लिखता है, अकेले लिखता है एक रूम में बैठ के, फिर वो लोगों के पास जाता है, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, लोग अपना काम करके चले जाते हैं, फिर वो फिल्म सिर्फ डायरेक्टर के पास ही रह जाती है। तो वैसा है। आपने अभी टेन्योर की बात की कि टेन्योर छोटा होता है, तो आप जब इंडस्ट्री में, आपको लग रहा था कि मैं इतनी लंबी पारी खेल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो कोई पारी सोच के ही नहीं आया था। मुझे तो इस सब इतना वो था कि मैं बॉम्बे आया था नाटकों से, कि मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाए, कुछ रोल मिल जाए, मैं एक्टिंग कर सकूं, सीख सकूं। लेकिन आपने जितने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, एक करियर में इतने लोगों के साथ काम करना ओवर दिस 10-15 years, and consistently by God's divine grace I have been consistently delivering in terms of, मैंने कभी किसी रोल के साथ कुताही नहीं बरती। हाँ, जो भी रोल मिला है मुझे, एलेक पदमसी मेरे गुरु थे, उन्होंने यही सिखाया है कि कोई भी रोल छोटा है बड़ा नहीं था, जो भी रोल मिले सरस्वती का वो देन है, उसको मन लगा के करो। मैंने कोई भी रोल आप उठा के मेरा देखेंगे, मैंने मन लगा के किया, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो। तो हाँ, बस यही है। आप जब इंडस्ट्री में आए तो हीरो बनना चाहते थे, या आपको लग रहा था कि पैरेलल कैरेक्टर्स कुछ भी मिले मैं करूँगा? कुछ भी मिले मैं करूँगा। मैं एक्चुअली मैं कोई डेफिनेशन लेके आया ही नहीं था। हालांकि मैं जितने बड़े बड़े सितारे हैं उनका काम देख के बहुत प्रोत्साहित होता था। आई वाज बी वेरी encouraged by people like Amir Khan, Shah Rukh Khan, you know, Amitabh Bachchan and Dev Anand, and because you grow up watching Hindi films, they are the heroes. Yes. But हम जिस शहर से आते हैं, दिल्ली से, या मैं जिस इलाके से आता हूँ, करोल बाग,
वहाँ से फिल्म नगरी का सफ़र करना मतलब बहुत मुश्किल है। मैं भी दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं। यस। तो करोलबाग रेगरपुरा का एक लड़का, उसको फिल्मों में आना, जो शाहरुख खान की फिल्में देखता है, उसके लिए ये सोचना कि मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, ये एक मतलब इट्स लाइक ह्यूज रिस्क, या है ना? यस। क्योंकि मतलब जो मेरी आवाज़ सुन रहा है इस इंटरव्यू में, काफ़ी लोग होंगे जो छोटे छोटे शहरों में इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ उनके अंदर, जो कई बार एक्टर बनना चाहते हैं, उनके अंदर का डर क्या होता है। हाँ। कि एक बड़े शहर में आके तो रहना, खाना पीना, अपना एक छत ढूंढना, खर्चे का जुगाड़ करना, इन सब में आदमी इतना फंसा रहता है कि वो हीरो तो सोच ही नहीं सकता। मैं तो नहीं सोच पा रहा था, मैं तो सिर्फ इतना सोच पा रहा था कि कोई मुझे कोई नौकरी दे दे, काम दे दे, कैमरा के आसपास कुछ रोल मिल जाए, कैमरा के इर्द गिर्द रहूँ मैं, और मैं कुछ खा कमा लूँ। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने मुझसे बहुत बहुत गुना ज़्यादा दिया है। आपने कहा कि आपके लिए कोई डेफिनेशन नहीं थी, जो मिलेगा करने को तैयार थे। पर हमारे बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ, बॉलीवुड क्या भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदी सिनेमा में जो बहुत स्मार्ट दिखता है, लंबा है, चौड़ा है, सिक्स पैक एब्स है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि भाई ये हीरो है, और आजकल के यूथ इसी क्राफ्ट पे काम करते हैं। जी। तो क्या आपको ये फेस करना पड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आपने हीरो के कुछ मापदंड बताए, ये बन चुके हैं मतलब जो हैं, मतलब हाँ। टॉल, डार्क, हैंडसम, ब्रॉड शोल्डर्स, यू नो, यू लुक गुड, यू आर देयर इज सर्टेन वे यू हैव टू लुक। बट जब मैं आया तो ऑब्वियसली मैं इसमें एक भी पैरामीटर में टिक ही नहीं करता था। हाँ, ना मेरे ब्रॉड शोल्डर्स हैं, ना उस ज़माने में लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत टॉल हूँ, या डार्क हूँ, हैंडसम हूँ। तो मैंने कभी ऊपर वाले को इस चीज़ का दोष नहीं दिया कि मेरे पास ये सब नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरे पास जो था ना, मैंने उस पर काम किया। मैं सोचा कि यार ये सब तो चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे लगा लंबी दौड़ है, और लकीली आई फाउंड टीचर्स लाइक एलेक पदमसी, टिम सपल, जिन्होंने मुझे सिखाया, और हबीब तनवीर, कि जिन एक्टर्स के साथ मैं उठा बैठा वो सब प्योर ट्रू ब्लड एक्टर्स थे। और फिर जब मैंने देखा समवन लाइक मनोज बाजपेयी, इन सत्या, और फारूक शेख, गरम हवा, है ना, अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इस तरह के एक्टर्स जब मैंने देखे, तो मुझे लगा शोमितो चैटर्जी, जो सारे सत्यजित रे की फिल्म के हीरो थे, इन सबको देख के मुझे लगा कि देखते हैं, मैं भी शायद कर लूँगा, जब अगर मौका मिलेगा ऊपर वाला, तब तक तैयारी चालू रखते हैं। आपने ग्लास आधा भरा हुआ देखा। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ हीरो बनूंगा या मुझे हीरो वाले रोल चाहिए। तो मुझे जो मिलता गया मैं करता गया, धीरे 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 क्राफ्ट पे काम करता गया, और तब जाके मुझे आश्रम का ये रोल मिला, जो इतना बड़ा रोल साबित हुआ। स्ट्रगल आसान नहीं रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो हीरो बनने आते हैं या फिल्मों में काम करने आते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कहीं गए और आपको दरवाज़ा दिखा दिया गया हो कि जॉब, मतलब क्या सोच के आए हो हीरो बनने? हाँ, बहुत बार हुआ। लेकिन पर मॉरल डाउन हुआ? मॉरल डाउन होता था, लेकिन उससे क्या है कि ये है कि आप एक्टर बहुत बेशर्म होता है। आपको सबसे पहले बेशर्म होना पड़ेगा। आप कहीं भी कपड़े बदल सकते हैं क्या? आप कुछ भी रोल कर सकते हैं क्या? क्योंकि एक्टर का अगर आप ईगो रखेंगे ना, तो अगर आपका ईगो रोज़ टूटेगा, है ना। जिस एक्टर का ईगो होगा ना, अगर वो ईगो जितना बड़ा होगा ना, उतना एक्टर छोटा हो सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आप ईगो के स्लेव बन जाएंगे, बिकम अ स्लेव ऑफ योर ईगो। तो आई थिंक जितने बड़े बड़े स्टार्स या एक्टर्स में, आई थिंक ईगो पे दे वर्क लॉट, है ना। तो एक्टर का ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो रोज़ उसको ठेस पहुंचती है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन उसके होते हैं। बहुत सारे लाइन लगा के ऑडिशन देने के बाद, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कई बार थर्ड राउंड क्लियर करने के बाद आप लग रहा है कि अब ये नौकरी मिल जाएगी, अब ये नौकरी मिल जाएगी, फिर वो कॉल आता ही नहीं है, किसी और को रोल मिल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि दरवाज़ा बंद हुआ। मैं तो एक्चुअली कई बार सोचता था, जब मैं मुंबई आया था तो उस ज़माने में, अभी तो खैर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया है, मैं जब आया था तो फोटोग्राफ्स के पीछे नाम लिख के, हाइट, एज, नेम, डायरेक्टर्स वर्क विद, आजकल तो 90, 30, 60 डिग्री एंगल दिखा के, कंप्लेशन, ब्रिटिश, हाइट 5 फुट 5.5 इंच, ये सब लिख के आप फोटो जमा करते थे। अब फोटो आपको छपाने के लिए 50 रुपये की 3 कॉपीज़ बनती थी, और साथ में नेगेटिव मिलता था, और वो फोटो उसी नेगेटिव से छपा के ना
सब कुछ काम चालू रखना पड़ता और सब जगह आपको फ़ोटो देनी पड़ती है। तो कई बार तो आप सोच समझ के फ़ोटो देखते हैं। आप जाते थे ऑफिस में, एक्टर का सिक्स सेंस फिर काम करता था, मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स डालूँ क्या, ये लोग बुलाएंगे क्या, क्योंकि मेरे यहाँ 50 रुपये के फ़ोटो वेस्ट हो जाएंगे, तो फिर मुझे छपवाने पड़ेंगे। ये सब कुछ आपका जो मंथली इनकम था, जो शायद नहीं था, उसकी राशनिंग करनी पड़ती थी। यस। कई बार आप थिएटर के सामने रहते थे और लगता था ये फिल्म देखनी है, लेकिन टिकट 60 रुपये का है, लेकिन आप देख नहीं पाते थे। या कई बार आपको कुछ खाने की इच्छा होती थी, तो आप देखते थे यार ये खाना चाहिए। एक मुझे पेस्ट्री खाने का बड़ा शौक है, मतलब चॉकलेट एक्लेयर्स। तो कई बार एक दुकान से गुजरता था, वो खुशबू बेकरी की अलग ही खुशबू रहती है, मतलब बेकरी स्मेल्स जो होते हैं ना, मुझे फ्रेश ब्रेड, फ्रेश ओवन का जो स्मेल होता है ना, इट्स लाइक गुड एक्टिंग, राइट। तो कई बार तो मैं बेकरी के सामने खड़ा होकर सिर्फ खुशबू लेता था। उसे भूख तो तेज़ होती ही थी, लेकिन बड़ा मज़ा आता था, जैसे फ्रूटी स्मेल होता है ना, जैसे लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में ना, बंगालीज, हाँ मॉन्जिनीज, हाँ मॉन्जिनीज की फैक्ट्री है ना, ओहो क्या प्रकाश जी का ऑफिस भी वहीं हुआ करता था। तो मॉन्जिनीज की जो ब्रेड बनने की खुशबू है, हाँ। तो कई बार होते थे कि पॉकेट में पैसे नहीं है उस चॉकलेट एक्लेयर्स को एंजॉय करने के लिए, तो फ्री में मैं खुशबू एंजॉय कर लेता था। तो ये सब होता था, लेकिन आई थिंक ये जर्नी है, क्योंकि व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज जस्ट अ लव फॉर एक्टिंग। समटाइम्स आई थिंक कि मैंने किया कैसे ये, यू नो, कि यू हैव टू बी कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड इट्स अ ब्लाइंड गेम। आपको बस खेलते जाना है, खेलते जाना है। आप हारते जाते, फिर एक दिन आपकी बाजी पलटती है, एक दिन आपके अच्छे पत्ते आते हैं आपके पास। दिस इज हाउ इट इज। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। चंदन जी, मैंने देखा है कि आपका जो अपनी क्राफ्ट के लिए डेडिकेशन है और जितना वर्ल्ड सिनेमा और इन सब के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो कई बार पता है क्या होता है, ज़्यादा ज्ञान भी आपके लिए खतरनाक हो जाता है। तो कई बार आप जब सेट पर जाते हैं तो इस चीज़ों के साथ होता है कि यार मुझे तो इससे ज़्यादा पता है, पर यहाँ जो चीज़ें हो रही है टेक्निकली, या वो मतलब मैं कंट्रीब्यूट करूँ नहीं करूँ, मैं एक्चुअली, हाँ बोलिए आप बोलिए, खत्म कीजिए। तो ऐसा होता है कभी? नहीं, एक्चुअली ऐसा कैसे होता है कि मैं कभी भी किसी सेट पे किसी को ज्ञान नहीं बांटता हूँ, या मैं कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। कोई मुझसे अगर आके पूछे कि किसी सीन के बारे में, या कई बार कई दूसरे एक्टर्स होते हैं जो वो स्टार्टिंग आउट नाउ एंड दे कम टू मी व्हेन दे रिहर्स विद मी, दे आस्क मी, सो देन आई आस्क हिम, हैव यू सीन दिस फिल्म, हैव यू अप्रोच, हैव यू सीन दिस डायरेक्टर्स वर्क, आर यू अवेयर ऑफ दिस एक्टर, 60s में फ्रेंच सिनेमा में क्या हो रहा था आपको पता है? तो वो बोलते नहीं। तो मतलब देखिए, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं शेखी बगा रहा हूँ या मैं दिखाना चाहता हूँ मुझे कितना पता है, क्योंकि सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, ईगो तो आपका ज़ीरो रखना पड़ेगा एक्टिंग में। हाँ। क्योंकि फिर आपका ना वो घड़ा भरेगा नहीं। तो घड़े में जैसे होता है ना, वो घड़े नहीं होते नलके वाले घड़े, आपने पानी पिया फिर उसको घड़े को भरते रहना है आपको, है ना, कॉन्स्टेंटली। तो वो मैं कभी नहीं करता। आई थिंक इट्स अ क्राइम टू टेल एनीवन, टू मेक समबडी फील स्मॉल, कि आपको नहीं पता है, तुमको ये नहीं पता है। नहीं, सजेशंस के तौर पर, सजेशन तो मैं देता हूँ, और कई बार वो एक्टर्स लेते हैं या दूसरे मेकर्स जो होते हैं वो लेते हैं, और अच्छी हेल्दी डिस्कशन होती है, तो वो भी ग्रो करते हैं, मैं भी ग्रो करता हूँ। यस। सो आई मेक इट अ फैक्ट दैट आई डोंट ओपन माई माउथ, आई जस्ट गो एंड डू माई वर्क, एंड समबडी वांट्स टू नो, व्हेन आई से दिस इज व्हाट आई नो, इफ यू वांट आई कैन टेल यू। And because of the experience of working with so many directors, so there is some kind of bank I have, and if people like to ask me, and I definitely share with them my experiences of approaching a scene, my methods, I do that. आपने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया है, तो कौन से को एक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया और जिससे आपने बहुत ज़्यादा सीखा? I think इरफान खान। इरफान साहब के साथ मैंने 2 फिल्में की, हालांकि उनके साथ सीन बहुत नहीं थे, लेकिन उनको सेट पे मैंने बहुत वॉच किया है, एंड ऑफ सेट ऑल्सो, जिस तरह से वो चल अपना, मतलब हाउ यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ ऑफ सेट, अगेन हिज नॉलेज, ठीक है। इरफान साहब भी कभी ऐसे बैठ के लोगों को ज्ञान नहीं बांटते थे, मैंने सुना है उनको रूम में ऋषि कपूर, इरफान खान साहब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्पिरिचुअली फर्स्ट थिंग दे टीच यू कि डोंट टॉक मच, आप ज़्यादा बात मत करें, सुने आप, सुनिए। मैं सुनता था कि मैं इतना लकी हूँ कि इस रूम में मुझे भगवान ने बिठाया है, जहाँ पे ये 2 दिग्गज कलाकार, ऋषि कपूर जो राज कपूर के साहबजादे हैं, वो राज कपूर की बातें कर रहे हैं, जो खेमचंद कृष्णलाल भगतराम करके एक म्यूजिशियन थे, 30s 40s में गाने बनाते थे, खेमचंद प्रकाश, सुरैया, इन लोग के गाने सुनते थे ऋषि कपूर, तो उनके एप्पल प्लेलिस्ट में ये सब गाने रहते थे, ठीक है। तो आप उनको सिर्फ सुनेंगे, आप देखेंगे, और फिर इरफान साहब आ रहे हैं, वो अपने एक्टिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं,
ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं कि आप उस रूम में हैं ही नहीं, यू नो. सो इरफान साहब, ऋषि कपूर, these two were, I think, really fine actors, and the kind of experience they had, and two different kind of actors. Rishi Kapoor is a star who's done work with Manmohan Desai and Yash Chopra, you know, on those Kishore Kumar songs, है ना. ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, क्या फैशन है ना, वो गले पे बंधा हुआ है. एंड देन बच्चन साहब के साथ हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता, एंड यू सी इरफान खान's work in Namesake, and you see his work in Slumdog Millionaire, and he did this beautiful film, I don't remember the name of this British actress called Kelly MacDonald. उसमें एक सीन है उनके साथ कर रहे हैं, लाइफ ऑफ पाई. तो उनका जो पूरा जर्नी है अलग है, ऋषि कपूर का जर्नी है, दो लोग मिले हैं और मैं उस जर्नी के सामने बैठ के देख रहा हूँ, है ना, and I'm just taking it. So Irfan, Rishi are the two people I've never got to work with. Naseeruddin Shah, Shah Rukh Khan again. Yes. Another very very sharp actor. और वो रंगमंच से हैं, उन्होंने कितना काम किया है, मतलब बिफोर ही बिकेम अ सुपरस्टार. इफ यू सी हिज वर्क इन दूसरा केबल एंड सर्कस एंड द टीवी सीरियल्स ही डिड, एंड देन ही डिड दोस फिल्म्स, अर्ली फिल्म्स. It was mark of a great actor, because you have to be so good when you play Sunil in Kabhi Na Kabhi Na, or in Bazigar, that role, that hungry, the anger, the passion, that strength that Shah Rukh Khan had. So all these actors, there's so many of them I have worked with. Everybody had something to offer, in my film. Saif Ali Khan, when I worked with him in Chef. Yeah. Beautiful sense of humor. Such a well-read guy. And so down to earth. He once invited me to his home after Chef released for dinner, and we spoke so much about cinema and books. So everybody is there because of some reason. So yeah. तो सैफ से अभी बात हुई थी आपकी, करण की जगह सब हुआ? उनसे बात हुई थी, बट मैं उनकी हमेशा मंगल कामना करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है सैफ साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतने बड़े घराने से होने के बावजूद भी उनमें कोई ईगो नहीं है, और इतने पढ़े लिखे हैं. ही रीड्स अ लॉट, ही प्लेज गिटार वेरी वेल. तो आपने बहुत सारे एक्टर्स की बात की. कहते हैं कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनते हैं, मतलब आपके सेट पर है, को एक्टर्स हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया इतने सालों में? नहीं, बॉबी देओल मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र हो गए हैं, लाइक अ बिग ब्रदर. उनकी साल जो मैंने समय बिताया, ये 5 साल जो बिताए हैं, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उनका रोज़ मुझे फ़ोन आता था. अच्छा. कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ. इनफैक्ट जब उन्होंने ये सीज़न 3 पार्ट 2 देखा, सुबह उन्होंने शो ख़त्म करके मुझे फ़ोन किया कि उनको कितना मेरा अच्छा काम लगा. तो दोस्त, अगर मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में दोस्त बनते हैं. विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज. विशाल जी को तो मैं अपने पिता के समान मानता हूँ, मतलब वो मेरे गुरु हैं, मेरे फादर फिलोसोफर गाइड हैं, है ना. मैंने उनके साथ इतना समय बिताया है, उनकी पूरी फैमिली, जो उनके बेटे हैं आकाश, आसमान, तो दोस्त बनते हैं, नहीं तो, बिकॉज दिस होल इंडस्ट्री सर्वाइव्स आउट ऑफ कंपैशन. एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट, एवरीबडी इज इमोशनल, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. So you have to be a great human being first before you become an artist. So this industry survives on relations, and industry survives on friendship and love and support and care. So yeah, it's very positive. चलिए चलते चलते वापस मैं आश्रम पर आती हूँ. बाबा तो आप बन चुके हैं जी. अब आगे क्या? देखिए, आगे मैं यही कहूँगा कि Amazon और MX पे आप उनसे पूछें, और ऑडियंस जो हमारी है, आप जितना शोर मचाएंगे, ये आवाज़ हमारे प्रोड्यूसर्स तक पहुंचेंगी, और वो फिर से शो बना सकते हैं. तो मैं भी आपके साथ लगाऊं, क्योंकि इस शो में काम करते हुए मुझे इतना मज़ा आया कि मैं तो चाहता हूँ कि शो कभी बंद ही ना हो. कहते हैं ना, हम जो यूनिफॉर्म पहनते वैसी फील आने लगती है. तो लास्ट शॉट में जब आप बाबा के कपड़े पहन के जपनाम कर रहे थे, तो आपने एक्सपेक्ट किया था जब शुरू करूँगा तो मैं बाबा के भेष? नहीं, आई थिंक लाइफ में कभी भी ना कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए. आप जस्ट फ्लो कीजिए. द डिवाइन इज़ विद यू, ही इज़ इनसाइड यू, ही इज़ अराउंड यू, ही इज़ विद यू.
जस्ट एन्जॉय, जस्ट फ्लो। तो जब कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो उसका अंत मत सोचिए। तो मैंने कभी नहीं, अभी भी मुझे पता नहीं कि इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा, आगे क्या होगा, सो आई जस्ट फ्लो। और मैंने जब शुरू किया, आज वहाँ तक पहुँचा कि उस गद्दी पे बैठा है। हालांकि बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया उसका, बट चपना। चलिए, थैंक यू, हमसे बात थैंक यू सो मच, ऑल थैंक यू, थैंक्स।